नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंद्र शुक्ल। आज हम बात करेंगे जो केंद्र सरकार लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर के आई थी, जिसे अब भेज दिया गया है जेपीसी के लिए। हालांकि जेपीसी का गठन होना अभी बाकी है। ये बिल इस बारे में है कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री या तो केंद्र या राज्य का अगर वो किसी गंभीर मामले में जिसमें 5 साल तक की जेल हो सकती है, उसके लिए वो जेल अगर उसको होती है तो 30 दिन जेल में बिताने के बाद 31वें दिन वो खुद ब खुद उस पद से हटा दिया जाएगा। अगर वो पीएम है तो ना वो पीएम रहेगा, सीएम है ना तो सीएम रहेगा, या मंत्री है तो मंत्री पद उसे छोड़ना पड़ेगा। स्वतः ही उसको मंत्री पद से हट जाएगा वो आदमी। इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। उसका कहना है कि ये सरकार चूँकि विंडिक्टिव है, ये अपोजिशन के लीडर्स को लगातार टारगेट कर रही है। तो ये बिल लाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि कैसे विपक्ष को और तोड़ा मरोड़ा जा सके और चुनी हुई सरकार को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई जा सके। इसको लेकर के विवाद हो रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। और टीएमसी, कहा जा रहा है कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आप ने तो कहा है कि वो जेपीसी का पार्ट भी नहीं बनेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए खबर आ रहा है कि कांग्रेस में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। पहले वो इसका पार्ट होना चाहती थी कि वो पार्ट होगी और साथ में डिसेंट नोट देगी, अपनी राय रखेगी, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि उसको लेकर के कांग्रेस की कोई अभी स्पष्ट राय नहीं। हो सकता है वो भी दूसरी पार्टियों के दबाव में जेपीसी का बहिष्कार करे। अब इसको लेकर के तमाम पॉलिटिकल बयानबाजियाँ हो रही है। अमित शाह साहब ने जो है वो एग्जाम्पल दिया केजरीवाल का। उन्होंने कहा केजरीवाल ने जो है 160-180 दिन जो है जेल से सरकार चलाई। फिर केजरीवाल ने उसका पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी जेल वाली जो 160 दिन की सरकार है उसको दिल्ली के लोग अब याद कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार को तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए। बिजली आने में दिक्कत है, जल भराव हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को फ्री दवा मिलने में दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें केजरीवाल साहब गिना रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर जो सियासत हो रही है हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान है, विचित सर हैं, मनोज्ञा जी हैं और शादाब जी हैं। शादाब जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा करते हैं। देखिए, सरकार एक बिल लेके आई है और उसका कहना है कि गंभीर मामले में जिसमें 5 साल से ज़्यादा का प्रावधान है, कोई व्यक्ति रहता है 30 दिन जेल में, तो 31वें दिन खुद ब खुद उसका इस्तीफ़ा हो जाएगा, उसको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केजरीवाल साहब एग्जाम्पल हैं। सेंथिल बालाजी जो मंत्री थे डीएमके सरकार में, बहुत लंबे समय तक जेल में रहते हुए मंत्री रहे। तो कुल मिला के इस तरह के जो कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोग जेल से, सीएम ने सरकार चलाई है, कुछ लोग जेल से मंत्री रहे। अब देखने में तो ये कुछ ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कुछ गलत बात है। फिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों है? विपक्ष को क्यों लग रहा है कि ये सरकार से विपक्ष को टारगेट करने के लिए बिल लाई है? देखिए, राजनीति में जो अपराधीकरण है वो एक बड़ा मुद्दा है। और जैसा आपने अभी उदाहरण दिया अरविंद केजरीवाल का और सेंथिल बालाजी का, जो कि अरविंद केजरीवाल तो तकरीबन 6 महीने जेल में रहे और 6 महीने जेल में रहकर वो सरकार चलाते रहे और उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। सेंथिल बालाजी तो और ज़्यादा दिन तक रहे और वो जेल में रहे और उसके बाद वो मंत्री भी बने रहे। देखिए, लेकिन सरकार इसमें आम सहमति नहीं बना पाएगी, क्योंकि देखिए जो उसको मेजॉरिटी चाहिए, चूँकि ये संविधान संशोधन जो बिल है और 2/3 बहुमत उसको चाहिए, तो उसके पास ना तो राज्यसभा में और ना ही लोकसभा में, दोनों ही जगह 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं है। और अगर वो छोटी पार्टीज़ को, कुछ पार्टीज़ को मिला भी ले तो भी वो ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में इसको पास करा पाएगी, बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये तो बिल अभी जेपीसी में चला गया। ये तो जब सरकार बिल लाई थी उसी वक्त उन्होंने कहा था कि ये हम उसको जेपीसी में भेजेंगे और जेपीसी में एक डिस्कशन होगा और उसके बाद संसद में इंट्रोड्यूस होगा। अब देखिए, अब जेपीसी को में भी विवाद हो रहा है। अभी आपने 2-3 पार्टीज़ के नाम बताए कि टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, वो जेपीसी में आने को ही तैयार नहीं है। और कांग्रेस का तो खुलेआम, आपने भी बोल दिया, कांग्रेस का भी खुलेआम विरोध है। कांग्रेस ने देखा जो केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने किस तरीके से संसद में भाषण दिया, या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसमें बहुत साफ है। तो देखिए, ऐसा अब इसमें बहुत साफ है कि ये जेपीसी में भी इसमें जेपीसी में अब क्या संशोधन होता है, ये तो जब उसकी मीटिंग एक बार होगी और उसमें जब सभी सदस्य बैठेंगे तो वो कंफर्म होगा कि भाई जेपीसी में लोगों की क्या राय है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस बिल में एक प्रावधान और है जो मैं आपको बताऊँ कि इस बिल में ये भी कहा गया है कि ये चूँकि संविधान संशोधन जो विधेयक है, तो इसमें जो है देश की आधे से ज़्यादा विधानसभाओं में भी इसको पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा लोकसभा के अलावा। तो देखिए, उसमें तो भाजपा को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनकी तो राज्यों में सरकारें हैं, वो उसको पास करा पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने आएगी वो इन्हीं दोनों हाउस में आएगी, लोकसभा और राज्यसभा में। और हमने जैसा कि आपको बताया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है,
तो इसलिए ये बिल तब तक नहीं पास हो पाएगा जब तक 2/3 बहुमत। हाँ 2/3 बहुमत के साथ कि जब तक आम सहमति ना बन जाए, और आम सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। देखिए आप कह सकते हैं कि एक इसमें ये ज़रूर हुआ है कि एक सरकार ने एक मुद्दे पर बहस छेड़ी है। आज आपने अमित शाह का बयान सुना जिसमें वो कह रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में आज कहा भी कि भाई उनके ऊपर भी आरोप लगा था तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके बाद वो जेल गए थे। और वो कह रहे हैं कि अपोजिशन पे वो सवाल उठा रहे हैं कि अपोजिशन की नैतिकता इसमें दिखाई दे रही है कि वो राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए जो अपोजिशन है उनका, उसका भी पक्ष में आपको जल्दी से बताऊं। देखिए वो कहते हैं कि देखिए 30 दिन किसी को जेल में रखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का किसी के ऊपर आरोप है या किसी के ऊपर तथाकथित करप्शन का आरोप लगे, क्योंकि जब तक साबित नहीं होता तब तक आप उसको करप्ट नहीं बोल सकते हैं, तो वो 30 दिन तो बाय डिफ़ॉल्ट रह ही जाता है। 30 दिन किसी को जेल में रख लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो 5 साल वाला प्रावधान है, ज़्यादातर केसेस में 5 साल की सज़ा का प्रावधान है जो इस तरह के आरोप लगते हैं। तो 5 साल की सज़ा का प्रावधान और 30 दिन जेल में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी एजेंसी किसी को चाहेगी वो टांग देगी और 30 दिन वो जेल में रह जाएगा। बाद में ठीक है कि वो जब निर्दोष साबित होगा, इस बिल में कहा जा रहा है कि जब वो निर्दोष साबित होगा तो वो उस पद पे भी आ सकता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें, जो ईडी की कार्रवाई है, सीबीआई की कार्रवाई है, उस पर अपोजिशन सवाल उठाता रहा है कि पिछले 10 साल में 193 मुकदमे दर्ज हुए, केसेस दर्ज हुए एजेंसीज़ के द्वारा, और उसमें सिर्फ 2 मामलों में ही कन्विक्शन हो पाया। 2 मामलों में, जिसमें एक इनो सिक्का का केस है जो झारखंड के पूर्व मंत्री हैं, एक केस और है। तो सवाल ये है कि भाई जो मामले तो दर्ज हो रहे हैं, लोग जेल में भी चले जा रहे हैं। अभी सत्येंद्र जैन वाले मामले में आपने देखा कि कितने लंबे समय तक जेल में रहे, बाद में उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, एक केस में नहीं मिला सबूत। तो मसला यही है कि भाई ईडी सीबीआई कितनी निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, इस पर एक बहस चल रही है। हम नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन सवाल उठा रहा है। तो सवाल ये है कि देखिए सरकार जिस मंशा से ये विधेयक लेके आई है कि भाई अच्छी बात है कि ये प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये सिर्फ 3 लोगों पे ही लागू है, सांसद विधायक पे तो ये लागू है नहीं। तो इन तीनों एग्जीक्यूटिव पावर जिनके पास है उनकी बात, हाँ मतलब इन 3 लोगों पे लागू है कि भाई उसमें एक ये भी खबर आई कि भाई प्रधानमंत्री ने खुद को उसमें शामिल कराया। शायद जैसा भाजपा के एक मंत्री ने दावा किया कि कैबिनेट ने उनको उसमें से हटाया था, लेकिन पीएम ने कहा कि नहीं आप हमको इसमें रखिए। तो एक अच्छी बात है कि करप्शन के लिए अगर पीएम अपने को भी शामिल कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन सवाल वही है कि जो 30 दिन करप्शन के खिलाफ, हाँ करप्शन के खिलाफ 30 दिन का जो मसला है, मुझे लगता है कि इस पर एक बहुत ज़्यादा विवाद है। और जो चूँकि ये 2/3 बहुमत चाहिए होगा पास कराने के लिए, तो मुझे अभी दूर की कौड़ी लगती है। मुझे लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। मनोज्ञा जी, देखिए जैसे इन्होंने कहा कि इस बिल में पीएम भी शामिल है, तो पीएम भी उससे अलग नहीं है। अगर वो भी किसी इस तरह के मामले में जाते हैं तो, और जैसे कहा कि पीएम खुद थे कि उसमें पीएम को अलग ना किया जाए। खबरें आ रही थी कि शायद कैबिनेट ने कहा कि पीएम को उससे अलग रखा जाए, लेकिन पीएम ने जोर देकर कहा नहीं, इस बिल से कोई भी अलग नहीं रह सकता, पीएम भी उसमें शामिल है। तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो विपक्ष की बात है वो कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन वाला जो आरोप लगता है कि आप दूसरी पार्टी में बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आपके खिलाफ एक्शन रुक जाता है। ये आरोप बार बार आते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि 2014 के बाद ईडी केसेस में बहुत जंप आया, 4 गुना बढ़े हैं जो ईडी केसेस है, और 95% केस जो अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ है। एक उन्हीं की रिपोर्ट है कि 2014 के बाद 25 जिन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया या एनडीए की तरफ आए, तो उसमें से ज़्यादातर को राहत मिली है। 23 को दिखाया जिसमें 3 के केस क्लोज हो गए और 20 के मामले थोड़ा सा रोक दिए गए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अजीत पवार साहब हैं, अशोक चौहान हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अपोजिशन का कहना है कि भाई आप तो ये हमें टारगेट करने के लिए ला रहे हो, क्योंकि एजेंसीज आपके पास है, सेंट्रल एजेंसीज, आप तो हमें टारगेट करोगे। बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी, उनका क्या काउंटर है इसको लेकर? देखिए सबसे बड़ी बात आपने खुद ही शुरुआत में कह दी कि प्रधानमंत्री को खुद ही शामिल कर देना। तो जो कहते हैं ना कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पेशन, नहीं तो कहते कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, अगर आपका कोई भी भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भी अगर कोई बनेगा और उनके ऊपर चार्जेस हों या कोई पुराना इतिहास का पन्ना खुले, तो कभी ऐसी अगर चार्जेस हों भी तो कम से कम उनको भी इसके घेरे में रखा जाए। उसके बाद सारे मंत्रियों को और ताकत के साथ भी दिया गया है कि कौन किसको हटा सकता है या एक्शन ले सकता है, और उसके साथ साथ हटाने से पहले कि वो एक, लेकिन सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो तो सेंट्रल एजेंसी केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन केंद्र सरकार में वो जो एक तो यही है ना। मैं इस पर मैं कहना चाहूँगी कि कह देते हैं केंद्र सरकार के पास है, तो पिछली सरकारों में क्या राज्य सरकारों के पास थी?
केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के पास ही थी। केंद्रीय एजेंसियां तो राज्य सरकारों के पास नहीं थी आज से 10 साल 20 साल पहले। तो इसका मतलब ये है कि जब संविधान के साथ इन एजेंसीज को जो भी ताकत दी गई थी वो तभी दी गई थी। इनफैक्ट सम ऑफ देम वर टाइगर विदाउट टीथ, दे कैन नॉट बाइट। आप अरेस्ट कर लीजिए, फिर आप अपने ही अलग अलग कोर्ट में घुमाते रहिए और सामने वाले को कभी सज़ा नहीं होगी। क्योंकि अब कन्विक्शन इसलिए होता है क्योंकि कन्विक्शन के पावर्स बदल गए हैं। ईडी के पास पहले आज से 10-15 साल पहले ये पावर्स ही नहीं थे कि अगर वो अरेस्ट कर लें तो वो एक्शन ले सकें या इनिशिएट कर सकें, फिर उनको किसी न किसी एजेंसी के पास घूमना पड़ता था। सिमिलर टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ लॉट ऑफ अदर एजेंसीज ऑल्सो। लेकिन जब आप इन एजेंसीज की बात करते हैं तो क्योंकि एजेंसीज की ताकत बढ़ गई है इसलिए कन्विक्शन रेट बढ़ गया है। अब बात नेताओं की कि नेताओं का कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ा है, बढ़ा है केसेस बढ़ गए, कन्विक्शन रेट तो नहीं बढ़ा। केसेस भी पहले जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस तरह की जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, हर एजेंसी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इन द सेंस कि उनकी जो पावर्स हैं, जो उनको पावर्स दैट हैव बीन रेमिटेड बाय द अथॉरिटीज, बाय द जुडिशरी और इवन द कंट्री, तो वो उसमें बदलाव आया है। सबसे पहला कारण ये सवाल ज़रूर बनता है जो कि विपक्ष भी बार बार पूछता है कि भाई सारे या अधिकतर नेता हमेशा अपोजिशन पार्टी के ही क्यों होते हैं। महाराष्ट्र के आई थिंक संजय निरुपम का नाम आया था, नहीं, इनका किरीट सोमैया का नाम आया था। किरीट सोमैया का नाम आया था तो पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी और उसके बाद फिर एक्शन इनिशिएट हुए थे। लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा है किस मामले में था, बट अगर मामले आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाता है। अब पॉइंट ये है कि मामले क्यों नहीं आते, क्योंकि विपक्ष ये बार बार सवाल उठाता है। विपक्ष तो बार बार अजीत पवार का नाम लेके चढ़ाता है बीजेपी को। नहीं, और भी कई नेता हैं जिनके नाम रहे हैं, मैं तो क्लासिक एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ अजीत पवार नहीं है। और अजीत दादा की जो पॉपुलर, शरद पवार जी को ही ले लीजिए, शरद पवार जी पर जब आरोप रहते हैं और जब वो इधर से उधर ज़रा सा सुई का कांटा बदलता है तो उसके साथ साथ मैं तो ये कहती हूँ कि सारा कुछ क्या बदलता है कांटा और उसके साथ बदल जाता है डाटा। बट ये बात सच है कि विपक्ष का जो आरोप है ये तो कम होता नजर नहीं आ रहा। आज अखिलेश यादव ने भी साफ साफ कह दिया कि गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदेंगे तो खुद आप उसमें जाकर गिरेंगे। अब बीजेपी की तरफ से जो एडवांटेज आता है कि भाई अगर गृह मंत्री अमित शाह, जो उस समय देश के गृह मंत्री नहीं थे, गुजरात में मंत्री थे, उनके ऊपर अगर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उस पर जो सबसे दिलचस्प बाइट आज भी चलती है सब जगह कि नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता लगा है, इस्तीफा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हम जाकर बात भी करेंगे उनसे। बट वो 24 घंटे के अंदर का डेवलपमेंट है। आरोप इसलिए लगे, सवाल इसलिए उठे क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के तो वो जेल में रहकर जेल में सरकार चलाना, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों पर ये हो जाता है कि ये बात भी सही है, गिल्टी अंटिल प्रूवन अंटिल गिल्टी, क्योंकि कोर्ट आपको ये टाइम देता है कि आप उस पर बरी हो जाए, बेल ले लें या फिर उसके आगे की कार्रवाई के लिए एक के बाद एक। हालांकि वो रास्ता खुला है, आपको जमानत मिल गई तो आप दोबारा बन सकते हैं। आप दोबारा बन सकते हैं। और ये बात भी आज गृह मंत्री ने दोबारा कह दी कि अगर आप बहुमत में हैं तो फिर तो आप वापस आकर दोबारा बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि पानी बहुत बह जाता है राजनीति में, बिहार का एग्जाम्पल अगर जितेंद्र राम मांझी को ही ले लीजिए तो मुझे लगता है वो वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें उनको बनाया तो गया लेकिन फिर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, कारण भले ही कुछ और रहे। विचित्र जी इस पर ज़्यादा देंगे। ये बताइए, अब तो लग रहा है कि किसी बिल को लेके कोई सहमति तो बनती हुई दिख नहीं रही। अब तो जेपीसी का भी बायकॉट होने लगा है। ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता, बहुत लंबे समय से मैंने देखा हो कि जेपीसी का भी बायकॉट किया जा रहा हो। आपके चूंकि वरिष्ठता ज़्यादा है तो हो सकता है आपको कोई एक आध इंसिडेंट ऐसा याद हो। तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और तलखी है भी। देखिए, पहली नज़र में तो ठीक है कि आप कानून बना रहे हैं एक ऐसा जिसमें कि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल जाता हो तो 30 दिन उससे ज़्यादा जेल रहता हो तो उसे किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहना चाहिए। आप एक चीज़ सोचिए कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो इस पर संविधान में माथापच्ची भी नहीं हुई भ्रष्टाचार को लेकर के, क्योंकि तब शायद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने नहीं सोचा था कि आज़ादी के 75 साल के अंदर या 50 साल के अंदर ही, आज से 25 साल पहले भी स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हमारे राजनेताओं का स्तर इतना गिर जाएगा कि इस तरह के सवाल उठने लगेंगे। क्योंकि उससे पहले ही लोकपाल बिल वगैरह की बात होने लगी थी
हमको याद है कुछ दिन पहले मैं पार्लियामेंट में वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, राव साहब प्रधानमंत्री थे, सुन रहा था। राव साहब ने पूछा कि वाजपेयी ने पूछा कि लोकपाल के अंदर प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं, तो प्रधानमंत्री बोले कि नहीं, मैं भी आऊँगा उसके अंदर। नरसिम्हा राव ने खड़ा होकर के, कांग्रेसियों ने करतल ध्वनि से ताली बजाई कि हमारा नेता महान। बाद में हर्षद मेहता कांड हुआ, वो सब चीज़ें छोड़ दीजिए। मेरे कहने का है कि अब सवाल है कि आज क्या स्थिति है। मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि 30 दिन की ही मोहलत क्यों नहीं आप पहले ही दिन से कर देते हैं। आप 30 दिन भी सरकार चला कर, अगर 30 दिन जेल से चला सकते हैं तो 300 दिन भी चला सकते हैं। और यही बात केजरीवाल आज बोले हैं। केजरीवाल ने यही कहा ना कि हमने 6 महीना में जो क्रांतिकारी काम कर दिया है, अब दिल्ली में क्या है। पहली बात, मैं एक अपनी तरफ से एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते कहूँ कि ये सरकार क्या काम कर रही है, इसमें हम इस पर भी बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया था। दिल्ली की सड़कें जितनी खराब उनके समय में हुई, स्कूलों का हाल जितना बुरा हुआ, एक नागरिक दिल्ली में रहने वाले निवासी के रूप में मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल के इस झूठ से बड़ा झूठ नहीं हो सकता। एक तो ये बात होगी, एक नागरिक के रूप में। अब व्याख्या विश्लेषण इस पर करते हैं कि जेल में रहने का, जेल में अगर आप किसी को 30 दिन रखते हैं, ये क्यों है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। ये तो पहले दिन से होना चाहिए। इस देश ने ऐसे उच्च आदर्श देखे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। एक रेल दुर्घटना हुई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेहरू उनको रोकते रहे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन्होंने नहीं माना। इस देश ने तो प्रधानमंत्री पद से लोगों को इस्तीफा देते हुए देखा है। दोबारा उनको मौका मिला कि आप प्रधानमंत्री बनिए, और वो कोई ये भी नहीं था कि वो भ्रष्टाचार का आरोप था। मतलब कि वो सिर्फ कि वो उस पद का महत्व कितना, किसी भी संवैधानिक पद का महत्व कितना है। शरद पवार की बात हुई, अभी मनोगिया जी बता रही थी, शरद पवार ने अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में लिखा है कि 1991 में जब चंद्रशेखर ने जिस दिन इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी ने उनको बुलाया और बुलाकर बोला कि जाओ और चंद्रशेखर से बात करो, हमारा समर्थन वापस लेने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। तो शरद पवार ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो दूसरी मिट्टी के बने आदमी हैं, वो सुनेंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं जाओ, प्रधानमंत्री कौन नहीं रहना चाहता। जब ये गए शरद पवार, और शरद पवार ने कहा चंद्रशेखर से कि गलतफहमी हो गई थी और आप अपना इस्तीफा वापस लीजिए और आप सरकार चलाइए, और सरकार आप कहेंगे तो राजीव गांधी आकर के आपसे बात करेंगे। तो चंद्रशेखर ने उनसे कहा कि शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है कि गो एंड टेल टू योर बॉस दैट चंद्रशेखर डज नॉट चेंज हिज माइंड थ्राइस ए डे। हम 3 बार दिन में अपना दिमाग नहीं, मन नहीं बदलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें भी इस देश ने देखी है। लेकिन इस देश ने यह भी देखा है कि एक व्यक्ति जो नैतिकता का शिखर पुरुष बन करके पूरी राजनीति को बदलने आया, वो जेल से 6 महीने सरकार भी चलाता है और अपनी हठधर्मिता को अपना महान कार्य करता है। अब सवाल है कि विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष का विरोध उस पर उठते सवालों के चलते हैं, क्योंकि जितने भी नेता हैं जो विपक्ष में हैं, उन पे अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हैं जो जेल में गए, वो विपक्ष के ही गए। जो बीजेपी या उससे जुड़े हुए हैं उनमें कोई नहीं गया। उसकी वजह एक पहली तो जो सैद्धांतिक वजह है वो तो साफ साफ है कि भाई वो भ्रष्टाचार करेंगे तब तो जाएंगे। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वो चूँकि सत्ता पक्ष के संरक्षित हैं इसलिए नहीं जाते हैं, और इसीलिए विपक्ष की तरफ से उधर गए जो नेता हैं, चाहे वो अजीत पवार का नाम लेते हैं, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा का नाम लेते हैं, इसलिए वो बच गए। चाहे और भी नेता, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के जो कौन थे रेल मंत्री बने थे, मुकुल राय, फिर इधर आ गए वापस मुकुल राय। तो ये चीज़ें हैं कि आप हमारे साथ रहें तो पवित्र, उसके साथ रहें तो अपवित्र। ये बात विपक्ष इस बात को लेकर के सवाल उठा रहा है। लेकिन मूलतः स्थिति ये है आज की तारीख में कि राजनीति, देखिए हमें जब आज़ादी मिली थी, हम उस समय का साहित्य पढ़ते हैं
उस समय की संवैधानिक व्याख्या के बारे में हम सोचते हैं या हम उसको देखते हैं, तो ये लगता है कि हमारे राजनीति कुछ मूल्य, कुछ आदर्श, कुछ सिद्धांतों पर टिके थे। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और एक ही चीज़ बचा है कि किसी तरह सत्ता में बने रहना। अब सत्ता में बने रहने के लिए ही कोई आ रहा हो और उसको आप कहेंगे कि नहीं तुम जेल जाओगे तो पद छोड़ना होगा, तो भाई वो क्यों छोड़ेगा? और इसीलिए ये सारी चीज़ें मची हुई हैं। ये वास्तविक, ये एक वस्तु स्थिति है। शादाब जी, भाई 2011 का जो लोकपाल आंदोलन था, पूरा देश जो है लंबे बड़े पैमाने पे आपने विरोध प्रदर्शन देखे। दिल्ली तो रामलीला मैदान तो उसका बहुत बड़ा वो था, जंतर मंतर रहा, फिर रामलीला मैदान रहा, और लगा कि देश का युवा एकदम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सड़कों पे आ गया। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि नौकरियों से छुट्टी लेके कुछ लोग तो छोड़ करके आके वॉलंटियर बने हुए थे, क्योंकि मैं खुद उस दौरान जो है काफ़ी करीब से मैंने देखा उस आंदोलन को। फिर लोकपाल का क्या हश्र हुआ उसको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, वरना एक समय तो ऐसे ही वादे किए जाते थे कि लोकपाल आ जाएगा तो फिर आधा मंत्रालय जो है वो जेल में नज़र आएगा और क्या से क्या हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी टाइप से। फिर अब क्या हो गया इतने सालों में कि अब भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन एक बिल आ रहा है कि भाई आप जेल जाओगे तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, भले ही आप बाद में जमानत पे आओ तो फिर दोबारा आप शपथ ले लो। क्यों नहीं सहमति हो पा रही है? और अमित शाह तो राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब वो मनमोहन सरकार अध्यादेश ला रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये हुआ था कि अगर 2 साल से ज़्यादा के मामले में आपको सज़ा होती है तो आपको अपनी सांसदी आपको या विधायकी छोड़नी पड़ेगी और अगले 6 साल तक आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। कहा जा रहा था कि वो लालू को बचाने के लिए वो बिल है जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया, और ये भी बोला जाता है कि राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ा, हालांकि वो बाद में फैक्ट चेक में साबित हुआ कि वो दूसरा मैटर था। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, वो सच है। तो एक समय में कांग्रेस या राहुल गांधी, मतलब राहुल गांधी तो आज कांग्रेस के सर्वे नेता हैं, वो उस अमेंडमेंट को उन्होंने फाड़ने फेंकने की बात कही थी। फिर आज कांग्रेस विरोध कर रही है, क्या सिर्फ इसी बात पे कि बीजेपी बदले की राजनीति से काम करती है, इस वजह से हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया तो मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी जिसमें राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने वो अध्यादेश फाड़ा। देखिए, उन्होंने कागज़ फाड़ा था। मुझे याद है कि अजय तो वो चलिए 2012 की रैली में मैं बता रहा हूँ, आप सुन ले मेरी पूरी बात ध्यान से। वहाँ पे प्रेस क्लब में हुआ था। हाँ, प्रेस क्लब में वहाँ उन्होंने कागज फाड़ा नहीं था, सिर्फ बयान दिया था कि इसको फाड़कर डस्टबिन में डाल देना। हाँ, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि देखिए, उस वक्त अजय माकन मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे और वो उनसे कहा गया, तुरंत उनसे कहा, उसमें मीडिया से ये कहा गया कि आप लोग जल्दी पहुंचिए और एक वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राहुल गांधी का नाम नहीं बताया गया। सबको बाकायदा फ़ोन आया था मीडिया डिपार्टमेंट से। तो मैं जिस प्रीवियस चैनल में काम करता था तो फ़ोन आया और हम सब लोग जब प्रेस क्लब पहुँचे तो अजय माकन वहाँ एड्रेस कर रहे थे। अचानक राहुल गांधी बिल्कुल फिल्मी तरीके से वहाँ पेश हुए और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात कही, और जैसा ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसका काफ़ी विरोध किया उसका, और एक सिंबॉलिक पेपर उन्होंने कागज़ रख दिया कि भाई हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि उससे मनमोहन सिंह की काफ़ी किरकिरी भी हुई उसके बाद, क्योंकि सवाल यही हुआ कि भाई जिसको मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने पास किया है, आप उसके इतने बड़े नेता हैं। उस वक्त मनमोहन सिंह, मुझे याद है कि सेकंड टेन्योर में तो इस्तीफ़ा देने की बात भी कर रहे थे कि हम तो राहुल गांधी कहें तो हम पद छोड़ देंगे। तो लेकिन उससे मुझे लगता है कि वो एक बैड टेस्ट में वो चला गया, और उससे राहुल गांधी की एक छवि बनाने की उस वक्त कोशिश हुई थी कि राहुल गांधी, ये देखिए, एक कितना करप्शन से लड़ने वाले एक ऐसे नेता हैं, युवा नेता हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है और अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन वो मामला चल नहीं पाया। वो मुझे लगता है कि वो पूरा बैकफायर हुआ सरकार के खिलाफ, और एक बड़ा मुद्दा वो राहुल गांधी के खिलाफ भी बना, जिसका आज तक जिक्र होता है। और आज आपने कहा भी कि वो एक अपोजिशन के एक बड़े सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता ने उस मामले को उठाया है। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि आखिर जो राहुल गांधी उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, अब कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, देखिए उसके पीछे रीज़न ये है कि जो पिछले 10 साल में जो कार्रवाई हुई है, कांग्रेस यही तो आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल है, वो आखिर ऐसा क्या वजह है कि क्या भाजपा के या सरकार के किसी नेता या मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है। अभी 2 दिन में देखिए 2 विधायक भी पकड़े गए। अभी टीएमसी के एक एमएलए आज पकड़े गए। 2 दिन पहले बेंगलुरु में कांग्रेस के एमएलए पकड़े गए। अच्छी बात है, उनके यहाँ कैश भी मिला, ये एक अच्छी कार्रवाई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप एक लिस्ट देखें, लंबी लिस्ट, तो 1 दर्जन से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टी से भाजपा में गए और उनके खिलाफ केसेस कहाँ चले गए पता नहीं चला कि वो केसेस आज कहाँ गए। देखिए, मुझे तो याद है कि जब मनमोहन सिंह का जब दूसरा टेन्योर चल रहा था
पवन बंसल के यहाँ सीबीआई रेड हुई थी, जबकि आप सोचिए कि अपने केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस के और उनके खिलाफ उनके यहाँ सीबीआई चली गई थी और उसके बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। देखिए आज करप्शन से लड़ने की बात होती है, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जब दूसरी बार प्रधानमंत्री थे उस समय ऐसा वातावरण देश में था कि जिसके ऊपर भी आरोप लगता था मनमोहन सिंह उनसे इस्तीफा ले लेते थे। आप बहुत ढेर सारे इस्तीफे हुए जिसमें शशि थरूर से लेके जो आदर्श केस था उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद पवन बंसल ने रिज़ाइन किया। आपको याद होगा कि सुबोधकांत सहाय ने रिज़ाइन किया, एक उनके ऊपर आरोप लग गया था कि एक कोल कंपनी से उनके रिश्ते हैं। तो ढेर सारे रिजिग्नेशन हुए। उसी वक्त लोकपाल का आंदोलन भी चल रहा था। तो देखिए उस वक्त जो कांग्रेस का स्टैंड था करप्शन को लेकर, वो 10 साल में जो ये सरकार जो चल रही है एनडीए की, उसमें जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है, उसके बाद अपोजिशन का रुख इस पर बदला है। और जैसा मैंने आपसे कहा भी, मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि देखिए ये सरकार इस विधेयक को पास नहीं करा पाएगी संसद से, क्योंकि जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है उसमें आम सहमति बनने के दूर दूर तक आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद सहमति बन जाए तो बात अलग है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू अभी बनेगा, चूँकि ये पब्लिक डोमेन में रहेगा कि ये सरकार करप्शन से लड़ना चाहती है। वो कह रहे हैं कि 30 दिन के लिए इस्तीफा दीजिए, 30 दिन के अंदर अगर आपके ऊपर आप जेल जाते हैं या बाय डिफ़ॉल्ट आप 31वें दिन हट जाएंगे और कांग्रेस या दूसरे दल करप्शन के साथ हैं, ऐसा एक परसेप्शन ये सरकार बना रही है। तो सवाल यही है कि ईडी और सीबीआई को देखिए अगर बहुत ज़्यादा असीमित अधिकार, देखिए आजकल आप किसी को भी 30 दिन के लिए जेल में डाल देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा कि अभी आपसे पहले भी कहा था कि ज़्यादातर केसेस में अगर आप बेल मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, आप कोर्ट में तारीख मिलने में बहुत मुश्किल है। आप चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, आपको ज़मानत मिल ही नहीं सकती है ज़्यादातर केसेस में। जो आप न्यायिक प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि नोटिस इशू होता है, फिर दूसरी पार्टी आएगी, फिर जिरह होगी, फिर ज़मानत पे फैसला होगा, वो कैसे 30 दिन में हो जाएगा? अभी खैर वो सीएम और मंत्रियों के लेवल पे इतना नहीं होता मौजूदा न्यायिक जिसके पास देखिए आप देखिए कितने एक्सेस है। आप 2 मुख्यमंत्री थे, कितने दिन जेल में रहे। अरे इस तरह के मामले में पीएमएलए में ये बात सही है कि बेल मिलना बहुत मुश्किल है। उसके तहत बहुत मुश्किल काम है। टाइट बनाए जाते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि बेल मिलना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रिलिमिनरी होमवर्क बहुत ज़बरदस्त होता है। उनके पास ये स्कोप नहीं है कि अब वहाँ जाकर कहिए कि हमें सबूत नहीं मिला और हम उसके बाद ये ख़त्म कर दें। जो सिस्टम है वो कई जगह पर आज भी बहुत वाटर टाइट सिस्टम है। और रही बात पास होने की या नहीं होने की, मुझे ये लगता है कि the biggest advantage that BJP has as a party is their homework. 99.9% काम वो बिना होमवर्क के मैदान में नहीं उतारते हैं। तो अगर 2/3 बहुमत की ज़रूरत है तो ये आंकड़ा है। और आज की तारीख में इलेक्शन इंजीनियरिंग में बीजेपी ने सारे आंकड़ों को, जैसे मैं तो हरियाणा चुनाव को सबसे बड़ा एग्जाम्पल मानती हूँ कि जिसमें सबका ये था कि भाई बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है और सत्ता में बीजेपी ज़्यादा नंबर से आई। देखिए इसमें जो जब जेपीसी की मीटिंग स्टार्ट होगी तो मुझे लगता है कि उस टाइम जो कंक्रीट प्रपोजल है वो सामने आएंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि जो सरकार जो विधेयक पेश करती है वो उसी मूल रूप में संसद में आता है, उसमें बहुत परिवर्तन भी हो जाता है। अगर हो सकता है कि कुछ इस विधेयक में कुछ डाइल्यूशन होता है जेपीसी की मीटिंग में, सपोज किया कि जैसे ये 30 दिन में इस्तीफे वाली बात है, हो सकता है अगर ये हटा लिया जाए, हो सकता है ये जो ड्यूरेशन बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, वो साल भर हो जाए, 6 महीने हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक सहमति उसमें बन सकती है। लेकिन उसके लिए जेपीसी की मीटिंग का इंतजार करना होगा। और जेपीसी का बायकॉट हो गया तो एक जो मृज्ञा जी, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि चलिए इन्होंने कहा अब 2/3 का आंकड़ा इतना आसान नहीं है सरकार के लिए मैनेज कर पाना, लेकिन मोरल ग्राउंड पे तो सरकार इस पे स्कोर कर लेगी ना कि भाई हम तो एक एंटी करप्शन बिल लाए हैं और हम तो इतनी बड़ी चीज़ लाए हैं कि भाई हमारे लोकतंत्र के लिए ये कितना ज़रूरी है कि कोई सीएम पीएम या मंत्री जेल से ना सरकार चलाए। ये तो लोकतंत्र पे धब्बा है, हम तो उससे बचाने के लिए ये बिल लेके आए हैं, तो वो तो एक स्कोर कर लेगी। लेकिन केजरीवाल साहब ने उसमें एक अलग तरीके का खेल किया। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बहुत साफ कहता है कि हमने जो 160 दिन जेल से चलाया वो दिल्ली के लोग आज भी याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी की सरकार में आप जलभराव देख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो जो हम मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवा देते थे, वो तो बेहतरीन जवाब दिया इन्होंने। मैं छोटा सा कर दूं, केजरीवाल ने बताया कि पिछले साल जलभराव में ही कोचिंग सेंटर में बच्चे मर गए थे, उसमें उनका ही राज था। बस एक इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, खासकर देखिए आम आदमी पार्टी बार बार 6 महीने रेखा गुप्ता सरकार के हो गए, वो लोग बार बार कह रहे हैं कि वादों का क्या हुआ है। जो खासकर जो एक बड़ा वादा था कि 2500 रुपये गरीब महिलाओं को देंगे,
और प्रधानमंत्री ने भी चुनाव में वादा किया था, वो अभी तक उसको लेकर के दिल्ली की सरकार कुछ उस पर स्पष्ट दिख नहीं रहा है कि वो वादा कब पूरा होगा। तो इस बहाने वो सवाल उठाने की भी कोशिश है। ये सवाल के घेरे में 6 महीने में सवाल सरकार पर सवाल करना आसान है, लेकिन जो इस समय राष्ट्रीय राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल उठा कि आप भ्रष्टाचार 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 का मुद्दा करते हो, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की पुलिस तो काम कर सकती है। जब एक किसी भी बंदे को गुड़गांव से अरेस्ट करके सोशल मीडिया पे पोस्ट के लिए पूर्व के राज्य में ले जाया जा सकता है, राज्य की पुलिस बाकी कोई काम करे ना करे, लेकिन गुड़गांव से किसी भी पोस्ट को उठाकर लेकर जा सकती है कि आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और आप उठाकर ले गए। तो सोशल मीडिया पर जब इतनी नज़र रखी जा रही तो बाकी काम भी किए जा रहे होंगे, पहला सवाल। दूसरा कि जब आप किसी पानी में होते हैं ना, तो उस पानी में आप छींटे कुछ भी डालेंगे तो उसके छींटे आते हैं। अब डिपेंड करता है किसने कितनी फोर्स से डाला। इस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर सबसे ज़्यादा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव हारे और जीते जाते हैं, इसके बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं हैं, लेकिन ब्रांड परसेप्शन की अगर आप बात करें तो भ्रष्टाचार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एक इमेज बनी है कि वो बहुत इनटॉलरेंट हैं बहुत सारी चीज़ों पर, और उनमें भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा आता है। अब जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने ये कह दिया है कि हम भ्रष्टाचार पर ये इस तरह के विधेयक ला रहे हैं, बिहार के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ की जनता को आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से आए हैं, जिनको अपनी पुरानी बातें याद हैं, जिन्हें अपने पुराने राज्य के काम करने के तौर तरीके याद हैं। भ्रष्टाचार जितना बड़ा मुद्दा है, उससे बड़ा ब्रांड परसेप्शन है। और जो भ्रष्टाचार के विरोध में बोल रहे हैं और भ्रष्टाचार के साइलेंट समर्थन में बोल रहे हैं, उसी का विरोध करके, भ्रष्टाचार पर एक्शन का विरोध करना तो भ्रष्टाचार का समर्थन माना जाएगा। अगर आपको कोई बदलाव करने हैं तो आप जेपीसी का हिस्सा बनिए, आप उसमें अपने प्रपोजल्स रखिए जिससे सरकार की गतिविधियों पर आप सवाल उठा सकें। उसका बहिष्कार कर देने से तो आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, और बहिष्कार करने का क्या मतलब है कि या तो आप उस सवाल जवाब के घेरे में नहीं घुसना चाहते हैं, या फिर आप इसे मुद्दा ही नहीं मानते हैं। अगर वो भी है तो उसके लिए भी आपको उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ही विरोध करना पड़ेगा, जिस मामले में इस समय मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय अपोजिशन पार्टीज़ के पास, जो इस मुद्दे को और बड़ा कर सकते हैं और बोल सकते हैं, उस पर अपनी बात रख सकते हैं, और उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो कि वर्तमान में अगर भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन ला रही है एनडीए सरकार, तो उस पर आप समर्थन में हैं कि विरोध में, उसको साफ साफ रखिए। जनता देख रही है, ये बात याद रखिए। विचित सर, जनता देख रही है, परसेप्शन की बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा हाल में कोई पार्टी जो है अपनी एक पार्टी विद डिफरेंस या कोई अलग इमेज बना सकी है, कुछ की एंटी करप्शन क्रूसेडर कोई नेता की इमेज आज की तारीख में लग रहा है आपको है, या सब लग रहा है कि जनता की नज़र में करप्शन को लेके कोई बहुत अलग इमेज, खासकर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनमें कोई नेता आज की तारीख में बहुत, केजरीवाल साहब ने जो एक इमेज बनाई थी वो धीरे धीरे क्षीण हो गई, और जेल में गए तो वो उनको अंत में बाद में तो देखिए चुनाव से पहले उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। या बहुत सारे, ठीक है प्रधानमंत्री मोदी का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन बीजेपी जिन नेताओं पर लगातार आरोप लगाती थी, अगर वो चुनाव से पहले गठबंधन करके मंच साझा करेंगे उन्हीं नेताओं पे जिन पे आप हज़ारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, या वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आप वो पद पा रहे हैं बाद में, तो आपकी वो अलग इमेज कैसे बनेगी? वाजपेयी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 1957 या 62 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो लोकसभा का चुनाव, उनके पास सिर्फ 2 जीप थी, और 2 जीप से एक पार्टी ने दी थी और एक कहीं किराए पर ली गई थी। 2 जीप पर चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ लिए और जीत भी लिए। आज आप ये बताइए कि 2 चुनाव में तो गांव के प्रधान, या 2 जीप में तो गांव के प्रधान या मुखिया का भी चुनाव नहीं हो पाता है। तो जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होगा, चुनाव सुधार नहीं होंगे, तो भ्रष्टाचार पर हम बात न करें तो बेहतर है। क्योंकि आप ये बताइए कि तो चुनाव सुधार करेगा कौन? सुधार भी तो इन्हीं को करना है, अब ये तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है। हाँ। हम यहाँ पर ये सुधार करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपनी बात रखने के लिए आए हैं। मेरे पास अधिकार नहीं है, अधिकार होता तब तो हम कुछ बोल पाते। हाँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, विचित्रमणि जी जैसा हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि भ्रष्टाचार का सवाल हम तब उठाएं जब पहले चुनाव के खर्चे की तरफ देखें। चुनाव में बेतहाशा खर्चा है, और
आपको एमएलए एमपी के चुनाव में कितने खर्चे हैं, आप एडीआर की रिपोर्ट देखते हैं, आप ज़्यादा आंकड़ों वाले आदमी हैं, आप उसमें ज़्यादा देखते हैं, तो आप ये देखिए कि जब खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और चुनाव में, तो कैसे आदमी चुनाव लड़ेगा? घोषित से ज़्यादा तो अघोषित खर्चे हैं। बस, तो अब उस खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ईमानदारी एक जैसे कि क्या होता है कि आदमी अपना सर्टिफिकेट होता है वो मढ़वा के घर में बैठक खाने में रख देता है, उसी तरह से ईमानदारी भी आज एक सर्टिफिकेट की तरह है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ तब लड़ा जा सकता है, अब व्यक्तिगत तौर पर नेता ईमानदार हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन कई बार कहा जाता है कि फला नेता तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत ईमानदार थे, लेकिन उस ईमानदारी का क्या करेंगे? जब तक हमारा सिस्टम नहीं ईमानदार होगा, आपके व्यक्तिगत ईमानदारी, क्योंकि व्यक्ति तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम सब आज हैं कल हम नहीं रहेंगे, परसों कोई और आएगा, नरसों कोई और आएगा। इस देश ने प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा है, गांधी और बुद्ध को इस देश ने देखा है, सब चले गए, कोई दूसरा आएगा, तो उस उनके गांधी और बुद्ध से पूरा समाज नहीं हुआ ना, इसीलिए सिस्टम बनता है ना कि सिस्टम कैसे बेहतर करेगा। सिस्टम जब ईमानदार होगा तो व्यक्ति की ईमानदारी या बेईमानी उतनी अहम नहीं रह जाती है। भ्रष्टाचार का मसला ऐसे ही है जैसे कि हम बहुत बड़े इकोनॉमी है दुनिया की, ये बात तो बड़ी अच्छी बात है और हम सबको अच्छा लगता है, वाकई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम मानव समता की बात करते हैं तो हमको फिनलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क जैसे देश क्यों दिखते हैं? उनकी शिक्षा व्यवस्था, वहाँ लोगों के अस्पताल क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन देशों में सिस्टम ईमानदारी से काम करता है। वहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा कोई नेता ईमानदार है या नहीं, विपक्ष का कोई ये नहीं देखता है कि ये नेता आएगा तो हमारा कायाकल्प कर दे। हम उस प्रवृत्ति में जीते हैं, उस प्रवृत्ति से जिस दिन निकल करके यह देश यह सोचेगा कि हम सबकी सामूहिक चेतना से चीज़ें तय होंगी, तभी आप मतलब भ्रष्टाचार पर भी, अभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में क्या दिक्कत होती है? ये होती है कि मान लीजिए कि सरकार का ये पहल है, मैं भी ये मानता हूँ कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए एक नागरिक के रूप में, क्योंकि हम सब उसके सताए हुए हैं। इस दृष्टिकोण से तो सरकार का ये फैसला मुझे सही लगा, लेकिन उसी समय मुझे सरकार के फैसले में ये नहीं समझ में आया, अब तक नहीं समझ में आया कि ये 30 दिन की मोहलत क्यों दे दी। 30 दिन में वो पवित्र हो जाएंगे या 30 दिन में कुछ दिक्कत नहीं होती है, 30 दिन सरकार तो ऐसे तैसे चल सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सवाल ये है कि वो 30 दिन शायद इसलिए दे दिया कि जमानत वगैरह ले लें, मतलब 1 महीने का मोहलत इसलिए दिया है कि भाई मान लीजिए किसी कोर्ट ने उनको दिया, जेल भेजा, हो सकता है उनको 30 दिन में कहीं से बेल मिल जाए, तो एक मौका रहे बेल के लिए अप्लाई करने, बेल एप्लीकेशन। तो 30 दिन की जगह किसी को 32 दिन मिला तो बेचारा तो फंस गया। 1 महीने का टाइम दिया है। तो मेरे कहने का है कि अब वो भी ना देते तो और विरोध होता है। नेताजी की बात कंसीडर की नहीं, नेताजी की ये बात कंसीडर की जाए, 30 दिन से ज्यादा उसको बढ़ाया जाए, एकदम बहुत ही सीरियस हो गया है हमारा। नहीं, एक और चीज उसमें है, तो सरकार ये बात कर रही है, तो जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे, जनता, वो ये कहेगी कि इतना शार्प डिवीजन सोसाइटी में है कि वो ये कहेगी कि नहीं ये बहुत सही फैसला है, ये फैसला सही है, लेकिन जो विपक्ष के हैं वो कहेंगे नहीं जी हमारा नेता तो बहुत सही है, ये हमारे नेताओं को फंसाने के लिए है। तो ये फंसाने के खेल में कई बार अच्छी नीयत से किए गए काम भी खराब हो जाते हैं, कई बार नीयत पर सवाल भी उठाने लगते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन हम चाहेंगे कि आप, ज़्यादातर लोग राय देते हैं कि हमने क्या बोला, हम चाहते हैं उस पर तो आप राय देना जारी रखें, लेकिन आपकी अपनी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर, वो भी हमारे साथ साझा करें। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।